तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश का इतिहास का वो भाग। गुप्त वंश प्राचीन भारत का एक महान साम्राज्य था जिसमें 14वीं से 6वीं शताब्दी ईसा तक उत्तर भारत पर शासन किया था। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ था। गुप्त काल को जो है हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन किया था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 240 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने किया था। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने शासन किया। वास्तविक विस्तार और साम्राज्य की मजबूती चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में, जिन्हें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक शासक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो था ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था प्रमुख शासन। चंद्रगुप्त का प्रमुख शासन कैसा था? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक तो पहले से ही बता दिए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम थे जो 319 से 335 ईस्वी तक शासन किए थे। और इनकी शादी जो है लिच्छवी राजकुमारी से ब्याह हुआ था, जिससे साम्राज्य को शक्ति मिली। उन्होंने मगध, प्रयाग और कौशाम्बी पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने मगध, प्रयाग और कौशाम्बी पर अधिकार किया था। इस काल से गुप्त वंश 319 ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है। यानी जब चंद्रगुप्त आया ही तभी से इसके राज्य का विस्तार हुआ और गुप्त वंश इतिहास में थोड़ा विस्तृत हुआ। आगे बढ़ते हैं अब। चंद्रगुप्त के बाद आया आपका समुद्रगुप्त। ये जो थे 335 से 375 ईसा तक शासन किया था इन्होंने। गुप्त वंश का सबसे महान शासक, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी एक महान शासक थे। और भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, भारत का नेपोलियन कौन है, किसे माना जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत तक विशाल विजय अभियान चलाया। उनके प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ से, जिसे हरिशेर ने लिखा, उनके विजयों की जानकारी मिलती है। हरिशेर जो एक गुप्त काल के लेखक थे, उनके द्वारा ही इलाहाबाद स्तंभ से लिखी गई लिपियों से उनके काल का विस्तृत वर्णन मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त काल को संगीत प्रेमी थे, वे बीड़ा वादक में निपुण थे। समुद्रगुप्त जो थे वो कला के बहुत ही शौकीन थे, संगीत भी गाते थे, कला में वो बीड़ा वादक में निपुण थे। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त काल के कौन से शासक कला और संगीत के प्रेमी थे? तो वे थे आपके समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये जो थे 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। ये जो थे समुद्रगुप्त के पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों को हराकर मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को साम्राज्य में जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, बारहमीर, अमर सिंह, धन्वंतरी प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। उनकी राजधानी पटलिपुत्र थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी पटलिपुत्र, परंतु उन्होंने उज्जैन को भी उपराजधानी बनाया था। उनके समय को गुप्त युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है इनके शासन काल को? क्योंकि इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, इन्होंने अपना सारा काम लोगों की भलाई के लिए किया था। तो इन्हें समुद्रगुप्त के काल को हम लोग गुप्त वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले थे आपके कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने 415 से 455 ईसा तक शासन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। और जो इनके शासनकाल में साम्राज्य स्थिर रहा, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इनके शासनकाल में। आराम से ये अपना चलाते रहे अपन शासनकाल। इसके बाद आए आपके स्कंदगुप्त।
इनका शासनकाल था 455 से 467 ईसा पूर्व तक, और इनके काल में हुड़ों के आक्रमण को रोका। इन्होंने जो थे हुड़ों के आक्रमण को रोका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हुड़ों को किस काल के किस व्यक्ति ने आक्रमण को रोका था। इसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब इनके बाद तो जो था युद्ध बढ़ने लगे थे, तो साम्राज्य जो है इनका धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, शासन व्यवस्था कमजोर होने लगी, लोगों को सही न्याय नहीं मिल पाता था और बाहरी आक्रमण से हमेशा डर रहता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गुप्त युग की विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या क्या विशेषताएं थी उसमें। प्रशासन था, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं हम। इनका प्रशासन जो था वो बहुत ही अच्छा था। गुप्त काल के लोगों का वो बहुत ही अनुशासन में रहते थे और लोगों को भी अनुशासन में रहना सिखाते थे। राजा का देव तुल्य माना जाता था, यानी राजा जो थे गुप्त काल के जितने भी शासक थे उनको सब लोग देवदूत तुल्य यानी देवता को समान मानते थे। प्रशासन विकेंद्रीकृत था, स्थानीय अधिकारियों को अधिकार दिए गए थे, यानी इन्होंने अपने शासन को कई अधिकारियों के द्वारा अपने शासन को मजबूत किया था। उनमें थे मंत्री, प्रधानमंत्री थे, आमुक्त हो गए, कवि हो गए। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में इनकी कैसी थी। अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी। कृषि और व्यापार पर आधारित इनकी जो अर्थव्यवस्था थी अक्सर कृषि और व्यापार, यानी ये जो भी उगाते थे उसको व्यापार करते थे अलग अलग राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त और स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, जो रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक, यानी ये जो उगाते थे बनाते थे वो अपना सामान रोम, चीन, एशिया के बहुत से देशों में भेजा करते थे। सोने के सिक्के दिनार चलन में थे, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। दिनार, सोने के सिक्के को उस समय दिनार कहा जाता था। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। धर्म व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। इन्होंने ये सब तो हिंदू के अनुयायी थे, परंतु इन्होंने किसी भी दूसरे धर्म को अनुरोध नहीं किया था, यानी विरोध नहीं किया था। जैसे आपके हो गए बौद्ध काल के बहुत से लोग बौद्ध काल के थे, बौद्ध के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, उनको अपने राज्य में समान ओहदा दिया, भेदभाव उनके साथ नहीं किया गया, उनको संरक्षण भी दिया गया, यानी समान अवसर, समान न्याय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। इस काल में भगवत आंदोलन का प्रारंभ को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं इनके, और साहित्य भी। गुप्त काल में जो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो था, ये शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। आगे बढ़ते हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे, यानी गुप्त काल में कालिदास ही थे जिन्होंने संस्कृत में महान कवि और नाटककार थे, यानी बहुत सी कविताएं लिखी थी और नाटक भी लिखे थे। आर्यभट्ट भी गुप्त काल में ही थे, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। पाई का मान निकालना, शून्य की महत्व बताई, ग्रहों की गति का अध्ययन, ये सब आपके आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बताया था। उसके बाद 12 मिहिर थे, ये भी आपके गुप्त काल में ही थे, जो ज्योतिष और खगोल विद्या के बहुत ही विख्यात थे, यानी जानकार थे। और स्थापत्य देखते हैं आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं, बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला, यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं, ये सब प्रमाण आपके गुप्त काल के ही थे, जो अक्सर जमीनों में धंस गए थे, उनको खोदकर निकाला गया है। मथुरा और सारनाथ में बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां जो थी वो आपके गुप्त काल से ही संबंधित थी, जो मिलती हैं आजकल आपको देखने को मिलती हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इसके आखिरी शासक जो थे स्कंदगुप्त थे। इनके शासनकाल में हुड़ों ने आक्रमण किया। आंतरिक रूप से ये कमजोर थे, इसलिए ये बिखर गए और धीरे धीरे साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। 6वीं शताब्दी के अंत तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, यानी ये 6वीं शताब्दी आते आते तक गुप्त साम्राज्य था ये खत्म हो गया था।